क्या लगती है? तना मक्खी का नाम क्या है? एथेरिगोना सोकाटा। उसके बाद हमने देखी दलहनी फसलें, दो कीट लिखे थे बेटा, एक तो था सफेद मक्खी और एक दूसरा, ठीक है, सफेद मक्खी का नाम क्या था? फेमेसिया टेबेसाई। और जो हमारी दूसरा इसके अंदर पॉट बोरर या फली छेदक है उसका नाम हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। उसके आगे बात करी थी क्या? नहीं करी, तो उसके आगे बात कर लेते बेटा। तीसरा हमारा इसके अंदर जो हमें फसलें देखनी है कौन सी है बेटा? तिलहनी फसलें। कौन सी फसलें? तिलहनी फसलें। ऐसी फसलें जो किसका स्रोत होती है बेटा? तेल का स्रोत होती है। किसका स्रोत होती है? तेल का स्रोत होती है बेटा। अब बात सुनो, अगर बात करें, मैं आपसे पूछूं कि भारत की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है, तो क्या बोलोगे? भारत की प्रमुख तिलहनी फसल मूंगफली। और विश्व की प्रमुख तिलहनी फसल सोयाबीन। ये अच्छे से याद रखना। आपकी जो प्रमुख फसलें हैं उनमें से भी क्वेश्चन कई बार बनता है। जैसे विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं, ठीक है। और भारत की चावल है। और तिलहनी में हमने बात करी ली बेटा, तिलहनी के अंदर भारत की तो मूंगफली है और विश्व की कौन सी है? सोयाबीन है। अगर हम बात करें दलहनी फसल की, तो भारत की प्रमुख दलहनी फसल कौन सी है? नहीं है बेटा, चना है। कौन सी है? चना। और अगर विश्व की बात करें, विश्व की कौन सी है? विश्व की भी चना है, ठीक है, अरहर नहीं है बेटा, चना ही है, ठीक है। उसके अंदर एक ही नाम याद रखना है, अलग अलग नाम याद नहीं रखने। चाहे विश्व की बात करें चाहे भारत की बात करें, प्रमुख दलहनी फसल कौन सी है? चना है, याद रहेगी। चलो फिर एक बात करें इसके बाद, जो कैश क्रॉप का नाम सुना है क्या आपने? जिन्हें हम रोकड़ फसलें कहते हैं। तो भारत की प्रमुख रोकड़ फसल कौन सी है? कपास है बेटा। कौन सी है? कपास। और विश्व की प्रमुख जो रोकड़ फसल है वो कौन सी है? वो भी कपास है, ठीक है। तो बस हमें एक तो खाद्यान्न में और एक तिलहनी में ध्यान रखना है, नाम अलग है। इसके अलावा दलहनी में और रोकड़ फसल में सब में एक ही नाम चलेगा, ठीक है। क्लियर है चीजें? चलो अब देख ले बेटा तिलहनी फसल की। तो भारत की जो प्रमुख तिलहनी फसल है, नाम क्या कहा हमने अभी? मूंगफली। मूंगफली के अलावा अगर बात करें राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है, तो क्या लिखोगे? सरसों। कौन सी है बेटा राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसल? सरसों है, ठीक है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। और जो मूंगफली का उत्पादन है वो सर्वाधिक कहाँ होता है? गुजरात में। कहाँ होता है? गुजरात में। अरे हम स्टेट की बात कर रहे हैं, अभी राज्य की बात कर रहे हैं ना। तो भारत के अंदर सर्वाधिक सरसों का उत्पादन कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। पहले एमपी था बेटा, चेंज हो गया है, अब सरसों हो गया है, ठीक है। सोयाबीन का उत्पादन एमपी में है। और जो मूंगफली है उसका उत्पादन कहां पर है सबसे ज्यादा? राजस्थान के अंदर बेटा। चलो मूंगफली का साइंटिफिक नेम किसको पता है? कौन बताएगा? बताओ बेटा। वेरी गुड, क्या नाम है? एरेकिस हाइपोजिया। सेकंड बात करें सरसों की, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रेसिका जुनसिया। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेसिका जुनसिया। लास्ट बात करें बेटा सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स है, ठीक है। चलो अब बात कर ले इनके अंदर लगने वाले कीट कौन से हैं। तो बेटा मूंगफली के अंदर जो कीट लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? सफेद लट कहते हैं। क्या कहेंगे? सफेद लट। ये जो सफेद लट है इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है बेटा? व्हाइट ग्रब कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट ग्रब कहते हैं, ठीक है। और इसका नाम अगर पूछा जाए, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या है? होलोट्रिकिया। क्या नाम है? होलोट्रिकिया कॉन्सिन्ग्यूनिया। क्या नाम है? ठीक है, होलोट्रिकिया कॉन्सिन्ग्यूनिया। ये एक ही नाम है बेटा, इधर जगह नहीं इसलिए अलग लिखा है, बाकी एक ही नाम है होलोट्रिकिया कॉन्सिन्ग्यूनिया। फिर बात करें दूसरा सरसों जो है बेटा, सरसों के अंदर कौन सा कीट सर्वाधिक लगता है? मोइला। कौन सा है? मोइला। मोइला का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है?
लिपेफिस एरिसाइमी। क्या नाम है? लिपेफिस एरिसाइमी। ठीक है। इसके अलावा सरसों में लगने वाले और भी कीट हैं। 2 कीटों के सिर्फ नाम याद रखने, साइंटिफिक नेम याद रखने की जरूरत नहीं। एक तो इसके अंदर कौन सा है बेटा? पेंटेड बग। कौन सा है? पेंटेड बग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बगराडा हिलेरिस। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है। पेंटेड बग है। और एक इसके अंदर हम बोलते हैं बेटा डीबीएम। क्या कहते हैं? डीबीएम। ठीक है, इसका नाम याद रखना है। इसको हम क्या कहते हैं? डायमंड बैक मोथ। क्या कहते हैं इसको? डायमंड बैक मोथ। ये तीनों जो नाम है वो याद रखना किसके अंदर लगते हैं? मुख्यतः सरसों के अंदर लगते हैं। और लास्ट बात करें बेटा सोयाबीन की, तो एक नाम याद रखना है सिर्फ। क्या नाम है? गर्डल बीटल। क्या याद रखना है? गर्डल बीटल कौन सी फसल का मुख्य कीट है? सोयाबीन का। याद रखेंगे ये? ठीक है, चलो ये तो हो गई तिलहनी फसल की। फिर हम बात करें बेटा फोर्थ हमारी जो फसलें हैं वो कौन सी है? रोकड़ फसलें। कौन सी है? रोकड़ फसलें। और इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? कैश क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? कैश क्रॉप। जिनसे क्या मिलता है? कैश मिलता है। ठीक है, अब बेटा पैसे तो सभी से मिल रहे हैं ना, जो भी फसलें आप उगाएंगे पैसे तो सबसे मिल रहे हैं, लेकिन इनमें क्या खास है बताओ? इनको हम कभी भी भंडारण करके नहीं रखते हैं। ठीक है, ये इसकी खास बात होती है। कपास है बेटा, कपास को जितने दिन भंडारण करके रखोगे क्वालिटी गिर जाएगी और मार्केट में पैसा नहीं मिलेगा, है ना। गन्ने की भी बात करो तो उसका रस सूख जाएगा और उसके बाद उसके पैसे कम मिलेंगे। तो इसीलिए ऐसी फसलें जिनको मुख्य रूप से आमदनी के लिए उगाया जाता है और जिनको भंडारित नहीं करते उसे हम क्या कहते हैं? कैश क्रॉप या रोकड़ फसलें। अगर बात करें भारत की प्रमुख रोकड़ फसल कौन सी है? कपास है। तो पहले तो कपास के अंदर ही बात कर ले बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कीट है इसके अंदर। कीट का नाम क्या है बेटा? बॉल वर्म। क्या नाम है? बॉल वर्म। अब बात आती है बॉल वर्म का मतलब क्या है, तो इसको समझ लो। जो कपास के फल होते हैं जिसको आप डिंडू कहते हैं, सुना है क्या? कपास के फल लगते हैं जो, अरे जिसके अंदर कपास निकलती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? डिंडू कहते हैं। और बेटा इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको बॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉल। तो बॉल में लगने वाला वर्म या बॉल में लगने वाला कीड़ा क्या कहलाएगा? बॉल वर्म कहलाएगा। ठीक है, अब ये बॉल वर्म जो है वो इतने सिंपल नहीं है जितने हम सोच रहे हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक तो इसके अंदर है, उसको हम बोलते हैं अमेरिकन बॉल वर्म। क्या कहते हैं? अमेरिकन बॉल वर्म। दूसरा जो हमारा बॉल वर्म है उसको हम बोलते हैं स्पॉटेड बॉल वर्म। क्या कहते हैं? स्पॉटेड बॉल वर्म। और तीसरा जो बॉल वर्म है इसको हम बोलते हैं पिंक बॉल वर्म। क्या कहते हैं? पिंक बॉल वर्म। तो ये हमारे पास कितने प्रकार के बॉल वर्म आ गए बेटा? 3 प्रकार के। एक अमेरिकन बॉल वर्म, एक स्पॉटेड बॉल वर्म और एक पिंक बॉल वर्म। ठीक है, अमेरिकन बॉल वर्म के नाम से पता लग रहा है बेटा कहां से आया ये? अमेरिका से आया है। लेकिन भारत में ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, अमेरिका में अब कम नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, क्योंकि वहां के लोगों ने इसे नियंत्रित करना सीख लिया है, लेकिन हमारे जो किसान है वो नियंत्रण करना ही नहीं चाहते। ठीक है, कारण यही है। अब बात करें इनके साइंटिफिक नेम की बेटा, तो अमेरिकन बॉलवर्म जो है इसको हम क्या कहते हैं? हेलिकोवर्पा। क्या कहते हैं? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ठीक है, या फिर दूसरा नाम लिखेंगे बेटा इसका, जो आपसे जेट के एग्जाम में पूछा गया था, कौन सा? हेलियोथिस आर्मीजेरा। कौन सा है? हेलियोथिस आर्मीजेरा। ठीक है, अब हम जब भी बात करते हैं, इसको जब भी याद करते हैं बेटा, तो क्लास में हम क्या करते हैं? हेलिकोवर्पा ही याद करते हैं। और ये चीज जेट का एग्जाम लेने वाले एग्जामिनर को पता थी, तो उन्होंने क्या कर दिया कि इसका जो जीनस था वो एग्जाम में चेंज कर दिया और क्या लिख दिया उसकी जगह? हेलियोथिस लिख दिया। ठीक है, और जैसे ही ये क्वेश्चन दिखा तो बच्चे वहीं कंफ्यूज हो गए कि सर हेलियोथिस कहां से आ गया। उसके आगे उन्होंने आर्मीजेरा तो देखा ही नहीं। ठीक है, और हम क्या करके आ गए? हमारा आंसर
गलत करके आ गए। तो आपको एक सबसे बड़ी सीख जो है वो याद रखनी है अपनी पूरी लाइफ के अंदर, जब तक आप नौकरी नहीं लग जाते, जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे बेटा, कि जब तक चारों ऑप्शन नहीं पढ़ लोगे, समझ नहीं लोगे, तब तक आंसर टिक नहीं करना है। अगर करोगे तो आंसर गलत होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, जैसा कि कल एग्जाम में, कल टेस्ट में तुम करने वाले हो। ठीक है, पहले ही बता रहा हूं। नहीं करोगे क्या? गलत करोगे नहीं करोगे? कल टेस्ट में नहीं करोगे? पक्का? ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल दिए हैं पर फिर भी गलत होंगे बेटा। ठीक है, कारण क्या है कि हमारे अंदर अभी बहुत सारी गलतियां बाकी है, हमारे अंदर अभी बहुत सारी क्या है, त्रुटियां हैं, कमियां हैं, और वो कमियां हम धीरे धीरे पूरी करेंगे, उनको सही करने में समय लगेगा। तो अभी तो मेरी तरफ से पहला टेस्ट है। ठीक है, जब तक आप 10-12 टेस्ट नहीं दोगे मेरे सब्जेक्ट के, तब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं हो पाओगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा कि टेस्ट जो है कैसे देना है, टेस्ट के अंदर क्या चीजें ध्यान रखनी है, टेस्ट में क्या चीजें ध्यान नहीं रखनी है, वो सारी बातें हमको करनी है क्लास के अंदर। वो सब हम चलते फिरते क्लास के अंदर बात करते हुए चलेंगे, आपको बताता हुआ चलूंगा। पहली चीज क्या याद रखनी है, जब तक चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे आंसर टिक नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखोगे कल ये टेस्ट में पक्का? गलत किया तो क्या? गलत करोगे तो क्या करूं फिर बताओ? सब मार खाओगे फिर। ठीक है, चलो सेकंड बात करें बेटा, हमने अमेरिकन बॉलवर्म की बात कर ली। नाम क्या है? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा या फिर हेलियोथिस आर्मीजेरा, जो कि जेट में पूछा था। सेकंड बात करें बेटा, कौन सा है? स्पॉटेड बॉलवर्म। इसका नाम क्या होता है बेटा? स्पोडोप्टेरा लिटूरा। क्या नाम है? स्पोडोप्टेरा लिटूरा। क्या बोलते हैं इसको? स्पोडोप्टेरा लिटूरा। और तीसरी बात करें पिंक बॉलवर्म की, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पैक्टिनोफोरा। क्या बोलते हैं? पैक्टिनोफोरा गोसीपेला। क्या नाम है इसका? पैक्टिनोफोरा गोसीपेला। ये तीनों के नाम हैं। इनमें से आपको याद क्या रखना है वो सुन लो। ठीक है, आपको सिर्फ अमेरिकन बॉलवर्म का और स्पॉटेड बॉलवर्म का नाम याद रखना है, इससे ज्यादा किसी का नाम नहीं याद रखना है। ठीक है, तीनों यहाँ पर एक साथ आए थे इसलिए हमने नाम लिख दिए, बाकी आपको सिर्फ दो का ही नाम याद रखना है। और मेनली तो आपको अमेरिकन बॉलवर्म अच्छे से पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है, याद रहेगी। चलो लिख लें इसको, फिर नेक्स्ट बात करेंगे। हाँ बेटा, पेंटेड बग सरसों का है बेटा। सोयाबीन का जो है वो गर्डल बीटल है, एक ही नाम है सिर्फ, इसको इसके अंदर याद रखना। ठीक है, सोयाबीन का कौन सा है? सिर्फ गर्डल बीटल। मोइला लिपेफिस एरिसाइमी या पेंटेड बग और डीबीएम जो है हमारा कौन सा? डायमंड बैकमॉथ। ये तीनों किसके हैं? सरसों के हैं, है ना। इसको लिख लो। कल हमने बेटा कीटों के मुखांग की बात कर ली थी, कीटों के अंदर लार्वा की बात कर ली थी। लार्वा जो है उसकी बात करी थी ना, ग्रब, मैगट और कैटरपिलर, लिख लिया था ना। ठीक है,
हाँ, डीबीएम पेंटेड बग, उसके बाद है डीबीएम डायमंड बैक मोथ, सरसों के बेटा तीनों। लिख लिया गया? अभी तो नाम ही समझ में नहीं आ रहे होंगे, है ना? कोई बात नहीं बेटा, ये आज पहला दिन है जब आप नाम लिख रहे हो। आज से 5वें या 6ठे दिन आपको ये सारे नाम याद होंगे, ठीक है? ये इतने हार्ड नहीं है, तुम्हें इससे भी कठिन चीजें करनी है अभी। ये बहुत सिंपल है। हाँ बेटा, वो आपके कोर्स का नहीं है बेटा। कई चीजें हैं जो थोड़ी सी आपके लेवल से ऊपर हैं, वो भी लिखी हैं बेटा, ताकि आपको एग्जाम में कहीं दिक्कत ना आए, ठीक है? जिसका नाम हमारे काम का नहीं है उसका नाम हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि अभी तो ना जाने कितनी फसलें हैं, कितने रोग हैं, कितने कीट आएंगे जिसके नाम याद रखने हैं, ठीक है? बहुत सारी चीजें आएगी और उसके अंदर हम सारी चीजें ही पढ़ते हुए चले और जो हमारे कोर्स की भी नहीं है वो भी पढ़ ले तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है? तो आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पूरा आपके एग्जाम के बेस पर है बेटा। एग्जाम के अंदर जो आप क्लास में पढ़ रहे हैं इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है? इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पिछले 4 सालों से तो कभी नहीं गया, इस बार का पता नहीं। तो इस बार भी बाहर जाएगा क्या, लगता है तुम्हें? नहीं जाएगा, ठीक है? चलो बेटा, आप लिख लिया? किसने नहीं लिखा? जल्दी लिखो। आप लिख लिया? ओके, नहीं लिखा हो तो पड़ोसी से संपर्क करें, ठीक है? पड़ोसी से पूछो। चलो, ये हमने पहली हमारी जो रोकड़ फसल थी वो बात करी। दूसरी हमारी रोकड़ फसल बेटा कपास के बाद हमें याद रखनी है कौन सी? गन्ना है। कौन सी है? गन्ना, ठीक है? गन्ना के अंदर या गन्ना जो है उसके अंदर हम बात करें कीट कौन सा लगता है तो आपको याद रखना है कौन सा है? पायरीला। कौन सा है? पायरीला। इसके अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका नाम होता है पायरीला परपुसीला। क्या नाम है? पायरीला परपुसीला, ठीक है? सिर्फ इतना सा आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करें थर्ड जो है वो कौन सी है? हमारी आलू। कौन सी है बेटा? आलू का वैज्ञानिक नाम? सोलेनम ट्यूबरोसम। तो आलू के अंदर बेटा जो हमारा इसके अंदर कीट लगेगा उसको हम बोलते हैं पीटीएम। क्या बोलते हैं? ठीक है, पीटीएम का फुल फॉर्म क्या है बेटा? पोटैटो ट्यूबर मोथ। क्या नाम है इसका? पोटैटो ट्यूबर मोथ, ठीक है? ये हो गई हमारी कौन सी? रोकड़ फसलें। इसके बाद आपको याद रखनी है कौन सी है? आपके जो फल वाली फसलें या हम कह सकते हैं हमारे जो फल वृक्ष है उनसे रिलेटेड चीजें, ठीक है? तो फल वृक्ष के अंदर आपको याद रखना है एक तो कौन सा है? बेर है। कौन सा है? दूसरा याद रखना है आम। तीसरा याद रखना है आपको अनार। कौन सा याद रखना है? अनार, ठीक है? और इसके अलावा एक याद रखना चाहो तो नींबू याद रख लो। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर फिर भी देख लो उसका, ठीक है? चलिए, बेर का साइंटिफिक नेम क्या है? नहीं पढ़ा अभी तक? जिजीपस मॉरिशियाना, ठीक है? बेर के अंदर जो कीट लगता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? फल मक्खी कहते हैं। क्या कहते हैं?
फल मक्खी। और इस फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है बेटा? कार्पोमिया वेसुवियना। क्या नाम है? कार्पोमिया वेसुवियना। ठीक है। अब ये जो नाम है बेटा कार्पोमिया वेसुवियना, ये तो एग्जाम में नहीं पूछा था, लेकिन मैंने आपको बता दिया था क्लास में, जेट 2021 का क्वेश्चन था, फल मक्खी निम्न में से किस फल का मुख्य कीट है? तो आंसर क्या गया उसमें? बेर गया। और आपकी बुक में भी बता दिया था बेटा, सेकंड लास्ट जो आपका कीट दे रखा है चैप्टर नंबर 3 में, उसके अंदर बेर की फल मक्खी लिखा हुआ है हेडिंग। ठीक है, तो ये जो फल मक्खी है वो किसका है? हमारा मुख्य कीट बेर का है। सेकंड बात करेंगे बेटा इसके अंदर किसकी? हम आम की। तो आम के अंदर एक ही नाम याद रखना है सिर्फ, कौन सा? मिलीबग। कौन सा याद रखना है? मिलीबग। और ये जो मिलीबग है इसको हिंदी में हम दूसरा नाम और बोलते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं चूर्णी। ओके, चूर्णिल मतकुंड। ओके, मेरी क्या अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है। कैसे लिखेंगे तुम लिख लेना, ऐसे ही लिखेंगे ना, चूर्णिल। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? चूर्णिल मतकुंड। ठीक है, तो ये नाम जो है ये किसको दिया गया है बेटा? मिलीबग को दिया गया है। सिर्फ इतना सा याद रखना है, एग्जाम में अगर पूछेगा तो इतना सा क्वेश्चन कि मिलीबग किसका मुख्य कीट है? आम का। और अगर मिलीबग नाम नहीं दिया तो क्या देगा? चूर्णिल मतकुंड, ये किसका मुख्य कीट है? तो आम का है। सिर्फ इतना सा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन इस पे नहीं बनता। अनार की बात कर ले बेटा, तो इसके अंदर जो मुख्य कीट है वो कौन सा है? अनार की तितली। कौन सा है? अनार की तितली। इसके लिए क्वेश्चन इसी साल पूछा गया 2021 में, लेकिन जेट में नहीं पूछा गया था बेटा। कहां पूछा गया था? प्री पीजी में। कहां पूछा गया? प्री पीजी। मतलब आप अभी 12th के बाद एग्जाम दे रहे हैं, प्री पीजी होता है बीएससी के बाद। ठीक है, तो 4 साल की पढ़ाई करने के बाद जब एग्जाम देंगे तो उसके अंदर ये क्वेश्चन इस साल पूछा गया था बेटा, जो हमारी अनार की तितली है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, तो इसके अगर बात करें तो इसका नाम क्या है? वीराकोला आइसोक्रेटस। क्या नाम है? वीराकोला आइसोक्रेटस। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ये नाम तो दिया ही नहीं था, ये नाम नहीं दिया था। इसकी जगह पे क्या नाम दिया बेटा? ड्यूडोरिक्स। क्या नाम दिया? ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेटस। क्या नाम दिया? ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेटस, ये नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये ऐसे नाम है बेटा जिसके अंदर हमें क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। ऐसे नामों को स्पेशली याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर की और मेरी आदत ये है कि हमें वहीं पर क्वेश्चन बनाना है जहां पर बच्चे को डाउट होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर उसे कंफ्यूज करना बहुत आसान होता है और वो गलत कर जाता है। ठीक है, आपको अगर याद है वीराकोला आइसोक्रेटस, लेकिन अगर मैं ड्यूडोरिक्स लिख दूं तो आप वहीं पर कंफ्यूज हो जाओगे, ड्यूडोरिक्स किसका नाम आ गया? हमने तो पढ़ा ही नहीं। फिर बैठकर मुझे 2-4 मन के अंदर ताने दोगे, कोसोगे मुझे कि अरे सर ने पढ़ाया ही नहीं क्लास में, पता नहीं क्या पढ़ाया उन्होंने, ये ड्यूडोरिक्स तो पढ़ाया ही नहीं, जबकि ये पढ़ाया होता है। तो इसीलिए ध्यान से सुनना है बेटा कि इसका नाम क्या है? वीराकोला आइसोक्रेटस या फिर ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेटस। ठीक है, नेक्स्ट बात करें नींबू की बेटा, तो नींबू के अंदर जो मुख्य हमारा जो कीट है बेटा वो कौन सा है? अनार की तितली है। कौन सा है? अनार की तितली। यही जो कीट है वो इसके अंदर लगता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा नींबू के लिए याद रखो तो ठीक, नहीं रखो तो ठीक है, पर ये जो 3 नाम है बेर, आम और अनार, इनके लिए हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलो लिख लें इसको। क्या हो गया? वीराकोला में घूम गए क्या तुम? क्या फर्क पड़ता है उससे? कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको वीराकोला अच्छा नहीं लग रहा है वो वीराचोला याद रख लो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंग्लिश के अंदर जब हम वर्ड लिखते हैं ना बेटा, तो उसके अंदर CHO आता है, उसको हम इंग्लिश में को भी लिखते हैं और चो भी लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें हो सकती है, उसमें कोई गलत चीज नहीं है।
हाँ बेटा, नींबू के लिए अनार की तितली है सेम, पर नींबू के अंदर बहुत मुश्किल से कोई कीट लगता है। ये कीट भी है, ये सिर्फ अपने अंडे देता है और अपना जीवन यापन करने के लिए इसके ऊपर अटैक करता है, बाकी ये भी नहीं करता, है ना। चलो लिख लिया क्या, कंप्लीट, ओके। बाकी ये जल्दी लिखो बेटा। आप क्या फतेह स्कूल से हो, अभी 12th में हो फिर, ओके। तुम्हारी ड्रेस देख के पता लग जाता है तुम फतेह स्कूल के हो, वो इसलिए क्योंकि पिछले 8 सालों से मैं ये ड्रेस देख रहा हूँ। नहीं बेटे, मैं उसके सामने पढ़ता हूँ, उसके सामने कॉलेज है ना एक छोटा सा RCA, हाँ तो वहां पढ़ता हूँ। वो लगभग कितने किलोमीटर में फैला हुआ है पता है क्या तुमको, बताओ। 15-20 भी नहीं, इतना लंबा चौड़ा नहीं है बेटा। वो करीब 3.5 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, ठीक है, 3.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बता रहा हूँ मैं। लंबाई के अंदर तो लगभग 1.5 किलोमीटर का है वो, ठीक है, 1.5 किलोमीटर के आसपास का है। 1500 2000, हाँ मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ मैं, उस पार तो अलग है, वो हमारा हॉर्टिकल्चर जो पूरा डिपार्टमेंट है वो है, लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट है वो अलग है। मेन कैंपस जो है वो करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास का है, सूरज पोल से लेकर भट्टा चौराहे तक है ना। तो तुम भी वहां पढ़ना चाहते हो क्या, पक्का पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी क्या, पर सही तरीके से करनी पड़ेगी बेटा, वो याद रखना। मेहनत करना मायने नहीं रखता है, मेहनत जब तक सही जगह पर और सही तरीके से नहीं हो तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। पहली क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था बेटा, मटका अगर हैंडपंप के नीचे रखा है तो नहीं भरता है, कारण क्या है, या तो हैंडपंप में पानी नहीं है या फिर मटका उल्टा है। तो हमें उसको सही करना पड़ेगा, तब जाकर हमारी मेहनत काम आएगी, ठीक है। तो आप जो क्लास में पढ़ते हो इस मेहनत को आपको यूज करना है ना बेटा, तो उसका सीधा सीधा तो उपाय क्या है कि जो क्लास में आज पढ़ा है, आज सोने से पहले पहले इसको याद करना है, एक बार इसको पढ़ना है, उसके बाद सोना है, ठीक है। हम हमारी बच्चों की सबसे ज्यादा बड़ी जो गलती होती है वो क्या होती है बेटा, कि हमने क्लास में पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद वापस जैसे हॉस्टल गए, रूम पे गए, घर पे गए, जहां भी आप रहते हो, वहां जाने के बाद आप उस चीज को भूल ही जाते हो कि हमने कुछ पढ़ा भी था, ठीक है। हम क्या करते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं कि ठीक है पढ़ लिया और क्या, कल वापस पढ़ लेंगे, सर पढ़ा देंगे, ठीक है। और फिर मेरे जैसे कुछ बुरे टीचर्स भी आते हैं जो वापस पूछते भी नहीं है कि तुमने पढ़ा क्या था, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि हम उस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं कि हम क्या पढ़ते जा रहे हैं, और जितना हम पीछे छोड़ते जाएंगे उतना हमारे दिमाग से वो चीजें निकलती रहेगी, वो हमें याद नहीं होती है। तो हमारा एक रूल होना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में कि जो आज पढ़ा है उसको शाम को सोने से पहले रिवाइज करना ही है, जब तक उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं सोना, ठीक है। और ज्यादा टाइम नहीं लगता बेटा, आपने क्लास में ये चीजें अगर 1 घंटे में पढ़ी है तो आप रिवाइज करोगे तो आपको 15 मिनट लगेंगे, ये मानते हो नहीं मानते, बिल्कुल। तो हमें सिर्फ वो पढ़ना ही तो है, हमको कौन सा रटना है, नहीं रटने की जरूरत है, कोई कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या करना है, उसको पढ़ना है कि हमने ये क्लास में पढ़ा है। इसको एक बार देख तो ले सरसरी निगाहों से। पता है सरसरी निगाहें क्या होती है, नहीं पता क्या, जिसको नहीं पता वो सुन लो, क्रिश मूवी देखी है क्या, उसके अंदर देखा है वो किताब कैसे पलटता है और उसको याद हो जाती है, देखा है ना, तो उसको कहते हैं सरसरी निगाहें। तो हमें क्या करना है, केवल इसी तरीके से क्या करना है, पढ़ना है एक बार कि ये चीज जो है वो मैंने पढ़ ली है, ठीक है। चलो बेटा, अब इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से हमारा जो कीट का जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, जिसके अंदर आप कीटों के बारे में पढ़ेंगे, वो चीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहला हमारा जो कीट है उसका नाम क्या है बेटा, कातरा। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, रेड हैरी कैटरपिलर। क्या कहते हैं, रेड हैरी कैटरपिलर कहते हैं, ठीक है, ये इसका नाम है। अब पहले कुछ चीजें जो है वो समझ लो। आप जो भी कीट पढ़ोगे बेटा, करीब 8-10 कीट है आपके सिलेबस में, तो 8-10 कीट जो हम पढ़ेंगे
उनके लिए हमें कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। उनको अपने माइंड में सेटअप कर लेना कि मुझे ये चीजें तो पता होनी ही चाहिए, चाहे कुछ याद हो या नहीं हो, ठीक है। पहली क्या चीज याद होनी चाहिए, इसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, याद है, वापस देखेंगे हम। दूसरा क्या पता होना चाहिए बेटा, उसका गण पता होना चाहिए। तीसरा क्या पता होना चाहिए, उसका कुल पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें, नेक्स्ट पता होना चाहिए हमको कि इसके अंदर कायांतरण कैसा है। क्या है बेटा, कायांतरण। तो ये जो कीट है, उस कीट के अंदर कायांतरण किस प्रकार का होता है, वो चीज हमें पता होनी चाहिए। और अगर आपको गण पता है बेटा, तो कायांतरण ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, हमने ट्रिक्स के साथ वैसे याद कर रखा है। और कायांतरण के बाद बेटा हमको इसके अंदर याद रखने हैं कि इसका जो एग्स है, या फिर हम कह सकते हैं इसके जो अंडे हैं, अंडे से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो लार्वा है, उस लार्वा को हम क्या कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके जो वयस्क हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज, और एक इसका जो प्यूपा है, उस प्यूपा के लिए इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको हर कीट के लिए याद रखनी ही होगी, अगर नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं कोई चीज हम मिस कर देंगे, ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले ये जो हमारा कातरा कीट है बेटा, इसका नाम क्या होता है, अभी तो बताया था, क्या नाम था, क्या नाम है इसका, एमसेक्टा मूरी, क्या नाम है, एमसेक्टा मूरी। लेकिन अगर बात करें हम जेट के एग्जाम की जो आप देने जा रहे हो, वहां पर इन्होंने दूसरा इसका नाम दे दिया, क्या दिया इन्होंने, एमसेक्टा एल्बी स्ट्राइगा। क्या नाम दिया, एमसेक्टा एल्बी स्ट्राइगा, ठीक है, एमसेक्टा एल्बी स्ट्राइगा दिया था। तो अब हमारे पास दो नाम है एक ही कीट के, है ना, कंफ्यूजिंग है ना। तो इसीलिए याद रखना बेटा, जब भी हम बात करेंगे एमसेक्टा मूरी की, तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं, उत्तरी भारत की। कहाँ की बात करेंगे, उत्तरी भारत। तो उत्तरी भारत में इस कीट की कौन सी प्रजाति मिलती है, एमसेक्टा मूरी मिलती है। और अगर हम बात करें किसकी, दक्षिण भारत की, किसकी बात करेंगे बेटा, दक्षिण भारत की, तो वहां पर कौन सी प्रजाति मिलती है, एमसेक्टा एल्बी स्ट्राइगा। और ये जो आपका क्वेश्चन है बेटा, ये जेट में पूछा हुआ है, ठीक है, जेट में पूछा गया था, एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के दक्षिणी भाग में कातरा की कौन सी प्रजाति पाई जाती है। तो क्या आंसर गया, एमसेक्टा एल्बी स्ट्राइगा। और अगर उत्तरी भारत के लिए इस बार पूछ लेगा तो क्या करोगे, एमसेक्टा मूरी करोगे, ठीक है, क्योंकि एमसेक्टा दोनों जगह है, तो हम वहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एमसेक्टा दो जगह आ गया, है ना। अब इसके अंदर कौन सी प्रजाति होगी हमें क्या पता। तो याद रखना बेटा यहीं से कि ये जो मूरी है ना, मूरी का मतलब इंग्लिश में क्या है, एम है, ठीक है। और अगर हम बात करें उत्तरी भारत की, तो उत्तर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं ना बेटा। तो एम के बाद क्या आता है, एन आता है। क्या आता है, अरे अत्री अंग्रेजी तो आवे कि नहीं आवे, आवे, ठीक है। तो एम के बाद क्या आता है बेटा, एन आता है। तो इसीलिए याद रखना एमसेक्टा मूरी कहां पर है, नॉर्थ इंडिया में, मतलब उत्तरी भारत में आएगा, ठीक है, याद रहेगी चीज। चलो फिर बात करें बेटा इसके गण की, तो इसका गण कौन सा होगा बताना जरा मेरे को, गण पता है क्या, जानते हो क्या, कल ही तो बात करी थी बेटा कि अगर कैटरपिलर मिलेगा तो उसका गण कौन सा होगा, लेपिडोप्टेरा। कौन सा होगा, लेपिडोप्टेरा। अगर ग्रब मिलेगा तो कौन सा होगा, अगर ग्रब होगा लार्वा का नाम तो वो किसमें आएगा बेटा, कोलियोप्टेरा। अगर मैगट होगा तो किसमें आएगा, डिप्टेरा के अंदर। और अगर वहां पर हम बात करें हाइमेनोप्टेरा की, तो उसके अंदर भी क्या आएगा, ग्रब आएगा, ठीक है, ये चीज हमको ध्यान रखनी है। फिर बात करें कुल की, तो इसका कुल कौन सा बेटा, आर्कटीडी। कौन सा है, आर्कटीडी, ठीक है। तो इसका कुल कौन सा है, आर्कटीडी है। इसके बाद जो पढ़ोगे उसका कुल है बेटा एक्रिडिडी। कौन सा है, इसीलिए कंफ्यूजन होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसके कुल का, आर्कटीडी। क्या नाम है, आर्कटीडी, इंपॉर्टेंट है इसका कुल। नेक्स्ट हम बात करें बेटा क्या है इसमें, कायांतरण। तो अब बता दो मेरे को, कायांतरण तो याद हो गया, रट गया अब तो, या बचा हुआ है अभी तक,
कायांतरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक पूर्ण और एक अपूर्ण। पूर्ण किसके अंदर होगा? अरे पूर्ण में 4 मिलेगी, अपूर्ण में 3 मिलेगी, बात खत्म। 4 मिलेगी बेटा, तो उसके अंदर कितने ऑर्डर याद रखने थे, कितने गण याद रखने थे? 4 याद रखने थे। कौन कौन से? खिलाड़ी, ठीक है, KH, L और D, तो खिलाड़ी याद रखने थे। और अपूर्ण के अंदर क्या याद रखना था? कौन सी पकौड़ी? धोती। क्या याद रखना था? धोती, ठीक है। तो इससे याद रखना बेटा, ये अगर लेपिडोप्टेरा के अंदर आ गया तो कायांतरण कैसा होगा इसका? पूर्ण होगा ना। तो याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। तो इसी से याद रखो बेटा, इसके अंदर जो कायांतरण है वो कैसा मिलता है? पूर्ण मिलता है। अगर बात करें स्पेशल चीज इसके अंडों के बारे में, तो इसके अंडे जो है वो कैसे होते हैं बेटा? पोस्त के बीजों के समान। किसके समान? पोस्त के बीजों के समान होते हैं, ठीक है। अब बात आती है सर पोस्त क्या होती है, तो तुम भोले भाले बच्चे हो, अभी नहीं जानते। पोस्त जो है उसका क्या कहते हैं बेटा? अफीम कहते हैं। क्या कहते हैं? अफीम। तो अफीम के जो दाने होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से, और बिल्कुल हम कह सकते हैं पीले रंग से होते हैं, हल्के पीले रंग के, तो उसको हम क्या कहते हैं? पोस्त या अफीम के बीज कहते हैं। तो इसके अंडे भी कैसे होते हैं बेटा? पोस्त या अफीम के बीजों के समान होते हैं। और क्वेश्चन जो है वो सीधा आपसे पूछ सकता है, निम्न में से किस कीट के अंडे पोस्त के बीजों के समान दिखाई देते हैं? किसके होंगे? कातरा के, ठीक है। फिर बात करें इसका जो लार्वा है बेटा, इसके लार्वा को हम क्या कहेंगे? कैटरपिलर कहेंगे। क्या कहेंगे? कैटरपिलर कहेंगे। वयस्क की बात कर ले बेटा, तो इसका जो वयस्क होता है वो क्या होता है? शलभ होता है। क्या होता है? शलभ। शलभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? मॉथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉथ। और हमने कल क्लास में बात करी थी कि लेपिडोप्टेरा कुल का अगर कीट है तो या तो तितली होगा या फिर शलभ होगा, ये दो ही होंगे ना। तो ये तितली नहीं है, क्या है? ये शलभ है। और प्यूपा की बात करें बेटा, तो इसका जो प्यूपा है वो कहां पर पाया जाता है? मृदा में पाया जाता है। कहां पाया जाएगा? मृदा में पाया जाता है। ये कभी भी पौधे पर नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमें इसके लिए याद रखनी है। याद रख लोगे क्या? पक्का? तो देख लो बेटा, नाम क्या है इसका? एमसेक्टा मुरिया एमसेक्टा एल्बिस्ट्राइगा। इसका गण कौन सा है? कुल कौन सा है? कायांतरण किस प्रकार का होगा? पूर्ण। अंडे किसके समान है? पोस्त के बीजों के समान। लार्वा को क्या कहेंगे? कैटरपिलर। और कैटरपिलर की जगह आपको यहाँ पर गिडार भी लिखा हुआ दिख सकता है, ठीक है। आपको एग्जामिनर गिडार भी दे सकता है। कातरा की गिडार कैसी होती है उसकी एक स्पेशलिटी हम आगे बात करेंगे। वयस्क जो है वो क्या कहलाएगा बेटा? शलभ कहलाएगा। प्यूपा जो है वो कहाँ मिलेगा? मृदा में मिलेगा। क्लियर है चीज? चलो इसको लिख लो फटाफट। लिख लिया क्या? ठीक है, तो आगे चले। मैं पूछ लूंगा, तू टेंशन मत ले। पीछे बैठ जा जाके, यहाँ क्यों बैठा है? हाँ, नाम क्या है तेरा? हाँ, विनोद। नाम तो इतना अच्छा है तेरा, काम भी अच्छा है, फिर बातें करने में क्यों लगे वो? अभी हम बात करेंगे बेटा, अभी जीवन चक्र बताऊंगा, उसके अंदर में बताते हैं। लास्ट बेंच बेटा, तुम्हें समझाने की जरूरत मेरे को नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। आपको जो बात करनी है क्लास के बाहर कर लेना। अभी क्लास के अंदर किससे बात करोगे? मुझसे, ठीक है। आपकी जो पर्सनल बातें हैं क्लास के बाहर बात करना बेटा, ठीक है। अभी प्यार से समझा रहा हूँ, समझ लो, बाद में प्यार से नहीं समझाऊंगा, समझ गए? ठीक है, तो क्लास के अंदर शांति बनाए रखे, ठीक है, रखोगे पक्का? क्योंकि इससे क्या होता है बेटा, तुम्हें नुकसान नहीं होता, मुझे नुकसान होता है। बताऊं कैसे?
कि तुम्हारी इन बातें करने के चक्कर में कुछ ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, वो ध्यान से पढ़ना चाहते हैं पर वो नहीं पढ़ पाते, तो मैं वो नहीं चाहता, इसीलिए थोड़ी देर के लिए चुप रहे, ज्यादा देर के लिए नहीं कहूंगा, है ना। तो थोड़ी देर के लिए शांत रहे, आराम से क्लास हो जाए, उसके बाद आराम से बात कर लेना। चलो, लिख लिया गया? नहीं लिखा? अरे बोलो, लिख लिया? आगे चले? नहीं लिखा गया? जल्दी से लिखो। अब तो लिख लिया? चलो, नेक्स्ट हम बात करें बेटा, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट हमें समझना है, उसको एक बार देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है? एक तो कीट होते हैं, कौन से? एकल भक्षी कीट। कौन से कीट होते हैं बेटा? एकल भक्षी कीट होते हैं। और दूसरे जो हमारे कीट हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? बहुभक्षी कीट। क्या बोलते हैं? बहुभक्षी कीट, ठीक है। तो ऐसे कीट जो क्या है, एक ही फसल पर आक्रमण करते हैं या एक ही कुल की फसल पर आक्रमण करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? एकल भक्षी कीट। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं बेटा? मोनोफैगस। क्या कहते हैं? मोनोफैगस इंसेक्ट कहेंगे, ठीक है। और जो हमारा बहुभक्षी कीट है इसको हम क्या कहते हैं बेटा? पॉलीफैगस इंसेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीफैगस इंसेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या चीज है एक बार समझ लो कि ये एकल भक्षी और जो बहुभक्षी है इसका सीधा सीधा मतलब एक लाइन में आपको याद रखना है। तो इसके लिए क्या याद रखेंगे? ऐसे कीट जो क्या करते हैं, केवल एक ही कुल की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। केवल एक ही कुल की फसलों पर आक्रमण करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, यही चीज मान लो, ठीक है। तो आक्रमण करते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? एकल भक्षी कीट कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात करें, इसका जस्ट ऑपोजिट कौन सा है हमारा? बहुभक्षी कीट। तो ये कौन से कीट है बेटा जो क्या है? दो या दो से अधिक कुल की फसलों पर, ठीक है। फसलों की बात नहीं करेंगे हम, किसकी बात करेंगे? कुल की फसलों की, ठीक है। तो अधिक कुल की फसलों पर आक्रमण करते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे? बहुभक्षी कीट कहेंगे। एक एग्जांपल लेकर हम समझ लें तो इसके अंदर जैसे हमने बात करी बेटा, बेर के अंदर जो लगने वाला कीट है, ठीक है, कौन सा है? फल मक्खी। अभी हमने बात करी थी ना बेटा, ठीक है। नाम क्या था उसका? कार्पोमिया वैसुवियना। तो ये जो फल मक्खी है ना, ये कैसी है बेटा? एकल भक्षी कीट है। कैसा है ये? एकल भक्षी कीट, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किस पर आक्रमण करेगी? बेर पर। ये दूसरे पौधों पर भी मिल सकती है लेकिन वहां पर आक्रमण नहीं करती, मतलब उन्हें इतना नुकसान नहीं पहुंचाती है। अगर नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर? एकल भक्षी, क्योंकि ये केवल और केवल किसके अंदर मिलेगी? बेर में। इसके अलावा दूसरा एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे सरसों है, ओके। सरसों के अंदर हमने मुख्य कीट लगा, कौन सा बेटा? मोयला। तो सरसों का जो मोयला है ना, वो कैसा है? एकल भक्षी कीट है। कैसा है बेटा? एकल भक्षी कीट है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किस में लगता है बेटा? क्रूसीफेरी कुल की फसलों में। कौन सी कुल की? क्रूसीफेरी कुल की फसलों के अंदर लगता है, ठीक है। अब क्रूसीफेरी कुल की जो फसलें हैं वो कौन कौन सी है, नाम पता है क्या आपको? देखो, एक तो कौन सी आ गई? सरसों आ गई, ठीक है। एक कौन सी आ गई इसके अंदर? गोभी आ गई, ठीक है। अब गोभी के अंदर दोनों आ गई, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ठीक है। एक इसके अंदर कौन सी आ गई बेटा? मूली। तो ये जो फसलें हैं वो सभी किसकी? क्रूसीफेरी कुल की है। और ये जो सरसों का मोयला है ये इसी कुल की फसलों पर आक्रमण करता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एकल भक्षी कहेंगे। क्या कहेंगे? क्योंकि ये एक ही कुल की फसलों पर आक्रमण करेगा। और अगर हम बात करें बेटा बहुभक्षी कीट है, तो बहुभक्षी कीट के अंदर हम किसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं? कातरा का, या फिर हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं टिड्डी का, ठीक है। तो कातरा या टिड्डी जो है ये क्या करती है बेटा? सभी खरीफ की फसलों में लगती है। किसमें? सभी खरीफ की फसलों में नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे बेटा? यहाँ पर बहुभक्षी कहेंगे। क्या कहेंगे इसे?
बहुभक्षी, क्योंकि अगर बात करें खरीफ की फसलों की तो खरीफ की फसलों के अंदर एक हमारी जो ग्रेमिनी कुल की फसलें वो भी आती है, जैसे धान है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, ठीक है। इसके बाद लेग्यूमिनेसी कुल की दालें आ गई, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें और दूसरी फसलें, जैसे जो कैस्टर या अरंडी होती है वो किसकी है, U4BAC की है, ठीक है। फिर हम कुसुम की या सूरजमुखी की बात करें तो वो किसकी है बेटा, कंपोजिटी है या एस्ट्रेसी है। तो ये सारी क्या है, अलग अलग कुल की फसलें, तो ये सभी पर आक्रमण करता है, इसीलिए क्या कहेंगे, इसे बहुभक्षी कीट कहेंगे। क्लियर है चीज ये, कोई डाउट इसके अंदर अब नहीं, तो इसको लिख लें। इनके बेटा इंग्लिश के नाम जो है वो साथ में देखते हुए चलना। एग्जाम में कई बार इंग्लिश के नामों में कंफ्यूजन करते हैं एग्जामिनर और आप गलत कर बैठते हैं, इसीलिए इंग्लिश के नाम है वो भी सिर्फ देखते हुए चलना, याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पता होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश के नाम ज्यादा मुश्किल है, हिंदी वाले, हिंदी वाले इंग्लिश में तो एक लाइन में सिंपल लिख दिया मोनोफेगस, हिंदी में लिखो एकल भक्षी कीट, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है और वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। किसी को पता है क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, कि क्रिकेट ही तो कहते हैं, तो बेटा क्रिकेट इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में क्या कहा जाता है उसे, वो नाम नहीं है इसका, वो तो बाद में बनाया गया था, इसका नाम है लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता। क्रिकेट बढ़िया है ना। रेल को क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, लो पथ गामिनी, इससे अच्छा RAIL एक ही लाइन में लिख, ठीक है, एक ही वर्ड में, तो इसीलिए हिंदी है वो ज्यादा टफ है, इंग्लिश जो है वो बहुत इजी है, ठीक है। तो इंग्लिश याद करने की कोशिश करो, बहुत जल्दी याद हो जाएगी। चलो लिख लिया, जल्दी लिखो बेटा, ये दोनों डेफिनेशन लिख लो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये अभी सभी के अंदर आ जाएगा कीटों में, हर एक के नाम के आगे हमें बात करनी है ना, एकल पक्षी कौन सा है, बहुपक्षी कौन सा है ना। चलो अब तो लिख लिया बेटा। सारे ऐसे बैठो, लिख तो कोई नहीं रहा, लिख लिया अब तो। चलो ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं बेटा इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर चीजों की, ठीक है। कातरा के अंदर हो चाहे कोई दूसरा इंसेक्ट हो, आपको वहां पर किसकी बात करनी है, लक्षणों की, किसकी बात करनी है, मतलब उन्हें पहचाना कैसे जाए कि ये कीट जो है वो कातरा है, ये कीट जो है वो सफेद लट है या ये टिड्डा है, कैसे पता लगाएंगे। तो हमको यहाँ पर क्या पढ़ने बेटा, उनके लक्षण पढ़ने, क्या पढ़ने, लक्षण, या फिर हम कह सकते हैं इनकी पहचान के बारे में पढ़ना है।
तो जब भी आप किसी कीट की पहचान करोगे तो आपको क्या पता होना चाहिए? कायांतरण। क्या पता होना चाहिए? कायांतरण। कायांतरण का मतलब क्या था? विभिन्न रूपों में बदलाव। तो कायांतरण इसके अंदर कैसा है बेटा? पूर्ण है या अपूर्ण है? पूर्ण है ना। तो पूर्ण है तो कितनी इसके अंदर अलग अलग अवस्थाएं मिलेगी? 4 मिलेगी। कौन कौन सी? एक तो मिलेगा सबसे पहले बेटा अंडा। अंडे से क्या बनेगा? लार्वा। लार्वा से क्या बनेगा? प्यूपे से क्या बनेगा? वयस्क बनेगा। ठीक है। अगर बात करें बेटा ये 4 अवस्थाएं हैं, पूर्ण कायांतरण है इसके अंदर, तो चारों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। तो सबसे पहली चीज तो हम बात करेंगे अंडे के लिए। तो अंडे के लिए हमें एक चीज क्या ध्यान रखनी है बेटा? ये किसके समान होते हैं? पोस्त के बीजों के समान। किसके समान? पोस्त के बीजों के समान होते हैं, बिल्कुल वैसे दिखाई देते हैं। और किस रंग के होते हैं बेटा? हल्के पीले रंग के। किस रंग के होते हैं? हल्के पीले रंग के होते हैं। सेकंड हमें क्या ध्यान रखना है बेटा? अंडे जो हैं वो कहां पर दिए जाते हैं, किस जगह मिलते हैं? तो अंडे कहां मिलते हैं बेटा? पत्तियों की निचली सतह पर। कहां पर मिलते हैं बेटा? पत्तियों की निचली सतह पर मिलते हैं। ठीक है। मतलब ये जो हमारा कीट है बेटा ये बहुत चालाक है। इसे पता है कि अगर पत्तियों की ऊपरी सतह पर अंडे दे दिए तो कोई भी दूसरा जीव आकर खा जाएगा, या फिर अगर बारिश हुई तो उसकी वजह से वो गिर जाएंगे, वो फूट जाएंगे। लेकिन ये क्या करता है? निचली सतह पर अपने अंडे देता है जहां पर हर कोई पहचान भी नहीं पाता। ऐसा खेत में अपन जाके पत्तियां उल्टी करके थोड़ी देखते हैं, देखते हैं क्या? नहीं देखते। और उसी चीज का फायदा इस कीट को मिलता है क्योंकि इसके अंडे पत्तियों की निचली सतह पर होते हैं बेटा। ठीक है। तीसरी चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये जो अंडे होते हैं ना उनका एक क्या होता है बेटा? ऊष्मायन काल होता है। क्या होता है? ऊष्मायन काल। अब ये ऊष्मायन काल क्या चीज है वो समझ लो। मुर्गी देखिए, अंडा देखा है, ठीक है। मुर्गी अंडे पर बैठती है नहीं, किस लिए? किस लिए? पकाने के लिए उसको, ताकि उससे चूजे निकल सके। तो जितने दिन तक मुर्गी अंडों पर बैठती है उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मायन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मायन काल। ऊष्मा का मतलब क्या होता है? गर्मी। तो मतलब ऐसा काल जब अंडों को क्या चाहिए? गर्म तापमान चाहिए, गर्म वातावरण चाहिए ताकि उससे लार्वा निकल सके, उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्मायन काल कहेंगे। तो इसका जो ऊष्मायन काल होता है बेटा वो लगभग कितना होता है? 4 से 5 दिन का। कितने दिन का? 4 से 5 दिन का। देखो एक अच्छी चीज बता दो, इन्होंने कहा कि अंडे को उबाल कर हम उससे चूजा या फिर जो भी है उससे बच्चा क्यों नहीं निकाल सकते? अब सुनो, गर्मियों के अंदर तो हमको ठंड चाहिए, सर्दियों के अंदर थोड़ी गर्मी चाहिए। अब सर्दियों के अंदर जब आपको ठंड लग रही हो तब आपको रजाई ओढ़ा सकते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मैं घर में आग लगा दूं तब भी तो गर्मी मिलेगी ना, तब भी ठंड नहीं लगेगी। हाँ बेटा, तो होता है बेटा, तो चूजे निकलते हैं। ठीक है। आजकल जो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता बेटा। होता क्या है, जैसे मुर्गी है तो या फिर कोई भी दूसरा जीव है, कोई चिड़िया है या कोई भी, तो उनको क्या है, उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो सबका अलग अलग है। ठीक है। तो वो बॉडी टेम्परेचर चाहिए होता है अंडों को वापस वहां से चूजे निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं आजकल, आर्टिफिशियली हमने चेम्बर्स बना लिए, हमने ऐसे रूम बना लिए हैं जहां पर तापमान मुर्गी के जो शरीर का तापमान है उसके बराबर रखते हैं और वहां पर अंडों को रखते हैं, तो उससे चूजे आराम से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। पर ये नहीं है कि बेटा उसको उबाल लो, ठीक है, ऐसा नहीं करना। चलो बेटा, अब अंडे तो समझ में आ गए। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? लार्वा की। इसका जो लार्वा है उसके लिए खास बात क्या ध्यान रखनी है बेटा? लार्वा जो है उसका शरीर जो होता है ना बेटा, वो लाल व काले बालों से ढका रहता है। किससे ढका रहता है? लाल व काले बालों से ढका हुआ रहता है। बालों को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? हेयर्स कहते हैं ना।
हमने इसका नाम ही क्या लिखा था कातरा के आगे? देखो कॉपी का पेज पलटो, देखो रेड हेरी कैटरपिलर, तो हेरी लिखा मतलब हेयर्स की बात आ रही ना बेटा। तो वो हेयर्स कहां पर है, वो बाल कहां पर है? इसके लार्वा पर है। इसके लार्वा पे क्या पाए जाते हैं? लाल और काले रंग के बाल पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसे रेड हेरी कैटरपिलर कहते हैं। ठीक है। सेकंड बेटा इसके लिए ध्यान रखना है, ये जो लार्वा है ये कैसी है? इसकी क्षतिकारक अवस्था है। कैसी अवस्था है? क्षतिकारक अवस्था होती है। क्षतिकारक अवस्था का मतलब क्या है कि ये हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। इसके अलावा इस कीट की कोई भी क्षतिकारक अवस्था नहीं है। ये क्षतिकारक अवस्था क्यों है बेटा? क्योंकि इसके अंदर मुखांग कैसे मिलते हैं? काटने व चबाने वाले। कैसे मुखांग मिलेंगे? अगर इसमें डाउट है तो आपने जहां मुखांग लिखे वहां पे एक लाइन में हमने लिखा था कि सभी प्रकार के लार्वा में काटने व चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं। तो लार्वा के अंदर क्या होगा? हमेशा क्षतिकारक अवस्था होगी। कोई भी ऐसा लार्वा नहीं है जो क्षति नहीं पहुंचाएगा। ठीक है। तो कीट के लिए हमेशा याद रखेंगे लार्वा हमेशा क्या होती है बेटा? क्षतिकारक अवस्था होती है। ये हमने इसके लिए याद रख लिया। उसके बाद बात करें बेटा प्यूपा की, तो प्यूपा जो है उसको हम क्या कहते हैं? कोशावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशावस्था। कोश का मतलब क्या था? कक्ष। ठीक है। और कक्ष में रहने वाली अवस्था मतलब जो खुद को रूम में बंद करके रखती है उसे हम क्या कहेंगे? कोशावस्था या फिर प्यूपा। मतलब हमारे कीट के जीवन काल की वह अवस्था जब वो किसका व्रत रखता है? करवा चौथ का व्रत रखता है। मतलब ना तो खाएगा ना वो बस चुपचाप हमेशा बैठा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? कोशावस्था कहते हैं। वो कोई क्षति किसी को नहीं पहुंचाएगा। इसके लिए याद रखेंगे बेटा कोशावस्था जो है ये कहां पर पाई जाती है? मृदा में पाई जाती है। कहां पर? मृदा में रहती है। कहां पर रहती है बेटा? लगभग 10 से 30 सेंटीमीटर गहराई पर। कहां पर रहेगी? 10 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर ये मृदा के अंदर पाई जाती है। और अगर हम बात करें कि ये कैसी अवस्था है तो इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं सुषुप्तावस्था। क्या बोल सकते हैं? सुषुप्तावस्था भी कह सकते हैं। क्लियर है? बस इतना सा ध्यान रखना। फिर बात करें बेटा वयस्क की, तो इसके जो वयस्क होते हैं ना उन वयस्कों का जो शरीर है वो किस रंग का होता है? हल्के भूरे रंग का। कैसा होता है? शरीर जो है वो हल्के भूरे रंग का होगा। सेकंड बात करेंगे इसके जो पंख पाए जाएंगे, वयस्क में पंख होंगे नहीं होंगे? होंगे ना। ठीक है। तो इसके अंदर जो पंख पाए जाते हैं बेटा, पंखों के ऊपर क्या होते हैं? काले व सफेद धब्बे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? काले व सफेद धब्बे पाए जाते हैं। कहां पर? इसके पंखों पर। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके वक्ष की, इसके थोरैक्स की, तो उस पर क्या होता है? सिंदूरी लाल रंग होता है। क्या होता है बेटा? सिंदूरी लाल रंग जो है वो कहां पर पाया जाता है? वक्ष पर पाया जाता है। ठीक है। तो ये हमारे कीट की क्या है? विशेषता है। ये हमें पता होनी चाहिए कि अगर ऐसा कीट दिखेगा तो वो क्या होगा? कातरा होगा। क्लियर है? कल इसकी इमेजेस अपन लेकर आएंगे क्लास में। कल मैं बता भी दूंगा कातरा किस प्रकार से आपको दिखेगा। आपने देखा हुआ जरूर है पर हमें याद नहीं रहता है। ठीक है। तो ये हमारे घर में आराम से दिख जाता है हमको, आसपास अगर कहीं खेत है तो दिख जाता है। ठीक है। चलिए इसको लिख लें, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करें। हाँ तुमने देखा हुआ है, लगभग सबने देखा हुआ बेटा, पर उसको हम जब तक वापस यहाँ पर बोर्ड पर नहीं देखेंगे ना तब तक ऐसा लगता है कि क्या पता देखा है या नहीं देखा है। ठीक है। और बोर्ड पे अपन देख के समझेंगे तो उससे समझने में और ज्यादा आसानी रहती है।